प्रिय विद्यार्थियों, आज हम थर्ड ईयर इलेक्ट्रिकल के लिए पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट पावर सिस्टम सेकेंड, जिसका विषय कोड EE 307 है, उसके प्रथम व्याख्यान को लेकर आए हैं। पावर सिस्टम सेकेंड मूल रूप से इलेक्ट्रिकल पावर के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है। या पावर के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाले सब्जेक्ट को आजकल हम पावर सिस्टम सेकेंड के नाम से उसको पढ़ते हैं। पावर सिस्टम सेकेंड या पावर सिस्टम की जब भी हम बात करते हैं, ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन की जब भी हम बात करते हैं, तो कुछ आवश्यक प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं कि पावर सिस्टम का या ट्रांसमिशन या पूरा पावर नेटवर्क का पर्पज क्या है, नीड क्या है। तो अगर हम शब्दों में इस बात को समझने की कोशिश करें तो पावर सिस्टम का जो पर्पज है वो पर्पज है कि टू सप्लाई पावर टू कंज्यूमर एट राइट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूसली, यानी उपभोक्ता को उचित वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे कंटिन्यूसली पावर सप्लाई करने का जो पूरा प्रोसेस बनाते हैं या पूरा जो नेटवर्क हम डिजाइन करते हैं, उसका जो उद्देश्य है वो केवल यही होता है। यानी राइट वोल्टेज और राइट फ्रीक्वेंसी का मतलब प्रत्येक प्रकार के उपभोक्ता के लिए वोल्टता और फ्रीक्वेंसी निर्धारित है। तो हमने जितनी वोल्टता के लिए उससे प्रॉमिस किया हुआ है, जितनी वोल्टता हमने उसके लिए निर्धारित की हुई है, उसकी प्रेस्क्राइब्ड लिमिट में ही। ऐसा नहीं है कि हम किसी उपभोक्ता को बोलते हैं कि आपके जो घर पे जो सप्लाई है वो सप्लाई 240 वोल्ट की मिलेगी और उसको 170 वोल्ट 180 वोल्ट मिलता है। तो ये प्रॉपर पावर सिस्टम का जो पर्पज़ है वो फुलफिल नहीं करता, पूरा नहीं करता। नेक्स्ट, अगर हम इलेक्ट्रिकल ग्रिड को समझें, पावर नेटवर्क एक प्रकार का बिजली की लाइनों का पूरा एक नेटवर्क है। ग्रिड को समझें तो इलेक्ट्रिकल ग्रिड या पावर ग्रिड इज़ एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क फॉर द डिलीवरिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, यानी उत्पादक से लेके उपभोक्ता तक बिजली को या पावर को सप्लाई करने का जो पूरा नेटवर्क है उसको हम ग्रिड बोलते हैं। और इस ग्रिड के विभिन्न पार्ट होते हैं, विभिन्न ये पार्ट जो होते हैं उनको हम ग्रिड में कंसिडर करते हैं ट्रांसमिशन पर्पज़ के लिए। वो सबसे पहले जनरेटिंग स्टेशन, वो भी ग्रिड का हिस्सा है। ट्रांसफार्मर स्टेप अप टाइप का हो सकता है, स्टेप डाउन का टाइप ट्रांसफार्मर हो सकता है। ट्रांसमिशन लाइंस, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, स्विचिंग डिवाइसेस, यानी लाइन को चालू करना बंद करना, और साथ में प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, जितनी भी सिस्टम को किसी भी प्रकार की बाहरी कोई शॉक है, बाहरी कोई इंटरप्शन है, उन सब से बचाने के या उसके ऑपरेशन के दौरान कभी ओवरलोडिंग से किसी भी वजह से अगर किसी प्रकार का उसमें कोई खतरा उत्पन्न होता है तो उन समस्त खतरों से बचाने के लिए जो पूरा हमने प्रोटेक्टिव नेट डिवाइसेस या इक्विपमेंट्स हमने काम में लिया है, उन सबको मिला के हमारा पावर नेटवर्क बनता है। अगर मैं पावर नेटवर्क की सिंगल लाइन डायग्राम की बात करूं तो पावर लाइन नेटवर्क में सिंगल लाइन डायग्राम में सबसे पहले हमारे को जनरेटर दिखता है, जहां जनरेटर या जहां पावर का जनरेशन होता है, बिजली का जिस जगह उत्पादन होता है, वो सामान्यतया अलग अलग वोल्ट हो सकता है। लेकिन भारतवर्ष की मैं बात करूं तो भारतवर्ष में सामान्यतया जो जनरेशन वोल्टेज है वो 11 kV है। अब जो नई प्रकार की मशीन है, जो लेटेस्ट जनरेटर्स हैं, हायर पावर साइज के 660 मेगावाट तक की यूनिट्स आने लगी, तो अब जो नई जनरेशन वोल्टेज है वो 11 kV की जगह 15.7 kV है। तो यहाँ जैसे ही हमने पावर को जनरेट किया, ये जो डायग्राम है बाय द वे ये 11 kV के हिसाब से समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हमने स्टेशन ट्रांसफार्मर के माध्यम से या जो ट्रांसफार्मर जनरेशन स्टेशन पे लगा हुआ उसके माध्यम से हमने उसको स्टेप अप किया, और स्टेप अप करने से उसको हम ट्रांसमिशन लेवल पे लेके जाते हैं। स्टेप हम 11 kV को 132 kV पे भी कर सकते हैं, उसको हम 220 kV तक भी कर सकते हैं, उसको हम 400 kV तक भी कर सकते हैं। और अब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज या अल्ट्रा हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क की जब से हमने आवश्यकता महसूस की गई है, तो हम इस कार्य को करने के लिए अब आजकल 765 kV की ट्रांसमिशन लाइन्स भी हम काम में ले रहे हैं। सामान्यतया राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में 765 kV का जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है या ट्रांसमिशन लाइन है वो केवल एकमात्र ट्रांसमिशन लाइन है जो कि
12 जिले के अंता के पास बटावदा में एक 765 का GSS है, वहाँ से जयपुर फागी को कनेक्ट करता है। ये राजस्थान में एकमात्र 765 kV की ट्रांसमिशन लाइन है। तो इस प्रकार से हम सिंगल लाइन डायग्राम की बात कर रहे थे। सिंगल लाइन डायग्राम में हमने जब 11 kV वोल्टेज पे पावर, हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, मान लीजिए हमारा जनरेशन वोल्टेज 11 kV है, तो इस 11 kV को हमने स्टेप अप किया स्टेशन ट्रांसफार्मर की तरह से माध्यम से, और उस ट्रांसफार्मर के माध्यम से जब हमने उसको स्टेप किया तो हमारे को बाय द वे 132 kV, 220 kV या 400 kV मिलता है। उस 400 kV को जितनी ट्रांसमिशन लाइन की डिस्टेंस हम काम में लेते हैं, जिस लोकेशन तक हमारे को पावर को ट्रांसमिट करना होता है वहाँ तक हम लेके जाते हैं, और आगे जाके उस 132 kV या 132 kV या 400 kV या 220 kV को अगेन हम स्टेप डाउन करते हैं। तो जो ट्रांसमिशन का जो फर्स्ट लेवल है, पावर का जनरेशन हुआ 11 kV पर, 11 kV के बाद हमने उसको स्टेप अप किया। स्टेप अप करने के बाद उसका जो फर्स्ट ट्रांसमिशन लेवल है, चाहे वो 132 kV हो, चाहे वो 220 kV हो, चाहे वो 400 kV हो, उस फर्स्ट ट्रांसमिशन लाइन केवी के फर्स्ट ट्रांसमिशन जो लाइन होती है उसको हम प्राइमरी ट्रांसमिशन बोलते हैं। उसके बाद यानी जो स्टेशन ट्रांसफार्मर के आउटपुट साइड के हाई वोल्टेज वाइंडिंग से निकलने वाली ट्रांसमिशन लाइन है, उसको हम प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन से बोलते हैं। उसके बाद उस ट्रांसमिशन लाइन को आगे जाके हम स्टेप डाउन करते हैं। स्टेप डाउन 66 kV या 33 kV पे होगा। तो 66 kV और 33 kV से आगे जब ट्रांसमिशन लाइन जाएगी उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन। ये 66 kV की भी हो सकती है और 33 kV की भी हो सकती है। इस सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है। यानी यहाँ ट्रांसफार्मर के बोथ एंड पे ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड है। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन प्राइमरी साइड में और लो वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन हाई वोल्टेज साइड में। यानी हम 132 kV या 220 kV या 400 kV की लाइन को 66 kV या 33 kV पे स्टेप डाउन करते हैं। उसके बाद अगला जो ट्रांसमिशन की स्टेज आती है, उसके बाद हम 33 kV या 60 kV से इसको अगेन स्टेप डाउन करते हैं और स्टेप डाउन करके उसको कन्वर्ट करते हैं 11 kV पे। तो यहाँ जो 33 kV या 66 kV से हमने जो इसको 11 kV तक ट्रांसफ़र किया, स्टेप डाउन किया है, इन ट्रांसमिशन जो नेटवर्क है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी 11 kV से निकलने वाला जो है वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। उसके बाद आगे 11 kV के बाद फिर हम उसे स्टेप डाउन करते हैं। स्टेप डाउन करने के बाद जो 415 वोल्ट 3 फेज़ या 230 वोल्ट सिंगल फेज़ जो ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है उसको हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। सामान्यतया प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कई बार वोल्टेज में दोहराव देखा गया है कि कई बार इसके वोल्टेज में ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि कहीं एक जगह इसको प्राइमरी ट्रांसमिशन बोलता है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन बोलते हैं, और कहीं उसको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलने लग जाते हैं। कुल मिला के मोटे तौर पे हम ट्रांसमिशन लाइन में प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो स्टेशन ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड फर्स्ट स्टेज है ट्रांसमिशन लाइन की वो प्राइमरी ट्रांसमिशन है। उसके बाद जब स्टेप डाउन करने के बाद जब सेकेंड स्टेज आएगी, वो सेकेंड स्टेज वाली जो लाइन होगी वो सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन कहलाएगी। उसके बाद फिर स्टेप डाउन करने के बाद जो थर्ड स्टेज आएगी वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कहलाएगा। और जो फोर्थ लाइन है जिससे कि हम मैक्सिमम कंज्यूमर को पावर सप्लाई कर रहे हैं, सिंगल फेज़ में 230 वोल्ट, 3 फेज़ में 415 वोल्ट, इस प्रकार जो होगा वो सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन होगा। इसके बाद हमारे पास अगला इम्पोर्टेंट बात आती है कि हमारे को ट्रांसमिशन लाइन की नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, हमें क्यों आवश्यकता पड़ रही है ट्रांसमिशन लाइन की। ट्रांसमिशन लाइन की आवश्यकताओं को समझने के साथ ही हम पहले एक बार ये समझ लें कि ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में हमने किसी भी कार्य को करने के लिए, कार्य को सुगमता से करने के लिए कहीं अलग अलग वोल्टेज सोर्सेस से आने वाले वोल्टता में किसी प्रकार का कोई गैप नहीं हो। अगर उनमें डिफरेंस होगा तो लोकल सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा और उस लोकल सर्कुलेटिंग करंट एक प्रकार से लॉसेस के रूप में होगा। उन लॉसेस को ना हो, लॉसेस मिनिमाइज रहें और ट्रांसमिशन लाइन की या पूरे सिस्टम की इफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम रखने के लिए हम चाहते हैं लॉसेस कम से कम। तो हमने वोल्टेज के लेवल को परिभाषित कर दिया है कि हम इसके बाद इस वोल्टेज पे काम करेंगे, इसके बाद इस वोल्टेज में काम करें। जैसे घरों पे जो सप्लाई करने वाला वोल्टेज होता है वो 230 वोल्ट होता है सिंगल फेज़ में। उसके बाद 3 फेज़ के लिए 415 वोल्ट हो जाता है। उसके बाद हम आगे चलें तो 3 फेज़ के लिए 11 kV होगा। फिर उसके बाद आगे हम चलें तो 33 kV होगा, फिर 66 kV होगा, फिर 132 kV होगा।
उसके बाद 220 केवी होगा, उसके बाद 400 केवी होगा, और उसके बाद अब जो लेटेस्ट हम भारतवर्ष में सबसे अधिक वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए एसी ट्रांसमिशन में जो यूज कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं 765 केवी का। तो हम ये एक मोटे तौर पर क्लासिफिकेशन है, बहुत कई बार, जैसे मैं पिछली स्लाइड में बोल चुका हूँ कि इसमें कई बार ऐसा देखा गया है कि थोड़ा सा शिफ्टिंग देखी गई है, लेकिन प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज और प्राइमरी ट्रांसमिशन 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी, 765 केवी होता है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज 66 केवी और 33 केवी होता है, और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज जो होगा वो 11 केवी होगा, और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज जो होगा वो 415 वोल्ट 3 फेज़ के लिए और 230 वोल्ट सिंगल फेज़ के लिए होगा। अब हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे को ट्रांसमिशन लाइन की आवश्यकता क्या है, क्या नीड है हमारे को ट्रांसमिशन लाइन की। तो ट्रांसमिशन लाइन की, जैसा हमने पावर सिस्टम का जो पर्पज पढ़ा था, उस पर्पज को ट्रांसमिशन लाइन का जो फंक्शन है, या पावर नेटवर्क का या पावर सिस्टम का जो फंक्शन है, वो फंक्शन है टू सप्लाई पावर टू द कंज्यूमर एट राइट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूसली, यानी किसी उपभोक्ता को लगातार राइट वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर सप्लाई मिलती रहे, उसको मिलना हम सुनिश्चित करते रहें, उसको इस बात का विश्वास और गारंटी देते रहें कि आपको जब आप चाहेंगे, जब आप आवश्यकता महसूस करेंगे, आपके लिए सप्लाई पावर अवेलेबल है। इस कार्य को, उद्देश्य को पूरा करना ही पावर सिस्टम का उद्देश्य है। तो अब हम आते हैं कि हमारे को ट्रांसमिशन लाइन की या इस नेटवर्क की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसा हमने सिंगल लाइन डायग्राम में देखा था कि हम सिंगल लाइन डायग्राम में जनरेटर से लेके उपभोक्ता तक एक सिंगल लाइन में उसको डिफाइन करके सिंगल लाइन में उसको प्रदर्शित करते हैं। तो चूँकि जनरेशन जो वोल्टेज होता है वो भारतवर्ष में 11 केवी पे है और 15.7 केवी पे सामान्यतः है। तो इस वोल्टेज को जब हम, चूँकि पावर जनरेशन जो स्टेशन है वो पावर जनरेशन स्टेशन की लोकेशन कहाँ होगी, किस जगह होगी, इसको डिसाइड करने वाले फैक्टर अलग हैं। वो कहाँ होगा वो डिपेंड करता है हम किस प्रकार का पावर स्टेशन लगाना चाहते हैं। अगर हम थर्मल पावर स्टेशन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए साइट सिलेक्शन का क्राइटेरिया कुछ अलग होगा, उसके लिए साइट का चुनाव या स्थान का चुनाव होगा, उसको डिसाइड करने वाले पैरामीटर कुछ अलग है। अगर हम हाइडल पावर स्टेशन लगाना चाहते हैं तो हाइडल पावर स्टेशन के पैरामीटर कुछ अलग हैं। वहाँ राउंड द ईयर रनिंग वाटर होना चाहिए, उसके लिए और भी कई सारी कंडीशन, वो अभी इस सब्जेक्ट के डिस्कशन के दायरे से बाहर है। लेकिन अगर हम थर्मल पावर स्टेशन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए स्थान का चयन करने के क्राइटेरिया अलग है। अगर हम हाइडल पावर स्टेशन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए स्थान का चयन करना बिल्कुल अलग है। तो अगर हम न्यूक्लियर पावर स्टेशन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए स्थान का चयन करने के लिए जो फैक्टर्स होते हैं वो अलग होते हैं। अगर हम विंड मिल लगाना चाहते हैं तो उसके लिए स्थान का चयन अलग तरीके से किया जाएगा। और इसी प्रकार से अगर हम सोलर पावर स्टेशन लगाते हैं तो उसका स्थान का चयन, यानी जब हम पावर स्टेशन लगाते हैं तो पावर स्टेशन में उचित स्थान का चयन करना पावर स्टेशन किस प्रकार के ऊपर निर्भर करता है। और कई बार कुछ अन्य कारण भी इन चीज़ों को डिसाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई थर्मल पावर स्टेशन लगा रहे हैं तो थर्मल पावर स्टेशन में साथ में हमें उसके लिए फ्यूल कहाँ से मिल रहा है, फ्यूल जहाँ से मिल रहा है तो हम फ्यूल की कॉस्ट को, क्योंकि फ्यूल की कॉस्ट जितनी कम होगी उतना ही हमारी पर यूनिट जनरेशन कॉस्ट कम होगी। पर यूनिट जनरेटर कॉस्ट कम होगी तो हमारा उसको ट्रांसमिशन में भी पैसा कम लगेगा। और इस प्रकार से हम उपभोक्ता को, एंड यूजर है, उस एंड यूजर को तुलनात्मक दृष्टि से सस्ती बिजली उपलब्ध करा पाएंगे। सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए हमारी कॉस्ट कम होना आवश्यक है। तो इसलिए हम कई प्रकार की चीज़ों के ऊपर इस बात का निर्णय करते हैं कि हम कॉस्ट को कम से कम रखने की कोशिश करें। इसलिए जैसा मैंने कहा कि अब सवाल ये है कि थर्मल पावर स्टेशन या किसी भी प्रकार का पावर स्टेशन है, उस पावर स्टेशन, जैसे मान लीजिए हम राजस्थान के रेस्पेक्ट में अगर बात करें, राजस्थान में अगर मान लीजिए हम ये चाहें कि हम चूरू में या सीकर में या झुंझुनू में या बीकानेर में हम कहीं हाइडल पावर स्टेशन लगाएं, नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ हमारे पास उस लेवल में बल्क वाटर राउंड द ईयर, पूरे साल भर, वर्ष भर पानी का बहने का फ्लो ही नहीं, तो इसलिए वहाँ हम इस प्रकार का उसका चुनाव नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी एक पावर जनरेशन में एक पिट हेड पावर प्लांट का एक सिस्टम है, एक कॉन्सेप्ट है कि हम पावर स्टेशंस को जब लगाते हैं, थर्मल पावर स्टेशंस को, स्पेशली स्टीम बेस्ड पावर स्टेशन को, तो हम ऐसी जगह लगाने का चुनाव करते हैं जहां से हमारी फ्यूल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम हो। क्योंकि फ्यूल
को लेके आना। मान लीजिए अभी राजस्थान में जितने भी थर्मल पावर स्टेशन हैं, वो थर्मल पावर स्टेशन बेसिकली हाड़ौती रीजन में, कोटा में है, झालावाड़ में है, छबड़ा में है, कवाई सालपुरा में एक अडानी पावर स्टेशन, अडानी प्राइवेट सेक्टर में है, और एक राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम का एक पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ में भी है। यानी हमने उन स्थानों को चुनाव किया जहां बल्क वाटर अवेलेबल है। आप जानते हैं इस बात को कि राजस्थान में जितना पानी की अवेलेबिलिटी है, उस टोटल पानी की अवेलेबिलिटी में से 65% वाटर की अवेलेबिलिटी कोटा और उदयपुर डिवीज़न में है, यानी हाड़ौती और मेवाड़ रीजन में है। बाकी 35% पूरे बचे हुए राजस्थान में डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं। तो हमारे को जब भी कोई थर्मल पावर स्टेशन या जो भी कोई इंडस्ट्री लगाने की आवश्यकता होती है जिसमें हमारे को बैकअप के लिए या कंटिन्यूस पानी की आवश्यकता होती है, तो निश्चित रूप से उसके लिए साइट सिलेक्शन में जो चुनाव होगा वो इन्हीं स्थानों का होगा। और उसी क्रम में अगर राजस्थान में पावर जनरेशन का टोटल वो देखो तो मैक्सिमम पावर जनरेशन आज हाड़ौती में होता है, लेकिन जो यूजर है वो यूजर तो हाड़ौती में नहीं है, यूजर तो पूरे राजस्थान में। पावर का उपभोक्ता जैसलमेर भी है, पावर का उपभोक्ता बीकानेर भी है, पावर का उपभोक्ता जोधपुर भी है, बाड़मेर में भी है, नागौर में भी है, पाली में भी है। तो वहाँ तक हमारे को बिजली को पहुँचाना है, यही हमारी पावर नेटवर्क की नीड है, क्योंकि हमारे को उत्पादन केंद्र से लेके उपभोक्ता तक बिजली पहुंचानी है। और उपभोक्ता तक बिजली पहुंचाना इसलिए हमारे लिए आवश्यकता है क्योंकि हम जनरेशन कॉस्ट को कम से कम रखना चाहते हैं। इसलिए हम पावर प्लांट को वहाँ लगाते हैं जहाँ लगाने से कॉस्ट कम से कम आएगी। और उसके बाद हम, क्योंकि फ्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के कंपैरिजन में पावर को ट्रांसपोर्ट करना आसान है। फ्यूल को ट्रांसफर करने में कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, रोड की क्लियरिटी है, ट्रेन से जाएगी तो ट्रेन की दिक्कत है, थर्ड एजेंसी और इन्वॉल्व हो जाती है इसमें, रेलवे, कोल की लोडिंग अनलोडिंग, कई सारे इश्यूज हमारे सामने रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमने ये पाया कि जहाँ तक संभव हो सके हम फ्यूल के ट्रांसपोर्टेशन की जगह हम पावर को ट्रांसपोर्ट करते हैं या पावर का ट्रांसमिशन करते हैं। हालांकि इसमें कई राजनीतिक और भौगोलिक कारण भी होते हैं। जैसे मान लीजिए हम आज हमारे पावर प्लांट्स को चलाने के लिए जो कोल इंपोर्ट कर रहे हैं, कोल ले रहे हैं, वो सारा का सारा कोल हमारे को छत्तीसगढ़ और झारखंड और यूपी, सिंगरौली और वहाँ की माइन से आता है। तो उस माइंस को जब से हम कोल लेके आते हैं तो कोल हमारे को आसानी से या सबसे पहले राजस्थान में कोल पहुँच जाता है, कोटा बूंदी जिलों में, कोटा ज़िले में, बारां ज़िले में। तो इसलिए हम इसको यहाँ से काम में लेना चाहते हैं। पर जैसे बाद में हमने एक लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन भी लगाया, क्योंकि लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन, लिग्नाइट का जो भंडार है वो बीकानेर ज़िले में है। तो हमने लिग्नाइट बेस्ड पावर स्टेशन को जब लगाया तो उसको हमने जो स्थान का चुनाव किया, वो स्थान का चुनाव अपने आप में बीकानेर के पास ही किया। उस गिरल पावर स्टेशन को लगाने के पीछे लॉजिक यही था कि हमारे को पिटहेड पावर स्टेशन, ताकि फ्यूल की ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट मिनिमम आए। हम अगर मान लीजिए फ्यूल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को यहाँ भी कमाते हैं, क्योंकि भारत का जो व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, वो व्यवस्था इस प्रकार की कि हम फेडरल स्ट्रक्चर है, हम अलग अलग राज्यों में होते हैं और उसके बाद सारा राज्य फेडरल स्ट्रक्चर की तरह भारत गणराज्य का निर्माण करते हैं। तो अगर मान लीजिए हम पिटहेड पावर स्टेशन लगाते हैं तो हमारे को पावर स्टेशन लगाना पड़ता जहाँ माइंस हैं, छत्तीसगढ़ में, बिहार में या यूपी में, जहाँ से भी हम कोयले को लेके आ रहे हैं, इंपोर्ट नहीं कहेंगे। तो अब वहाँ से लेके आते हैं तो वहाँ से जो पावर स्टेशन लगाते हैं तो उस पावर स्टेशन की जो नियंत्रण भले हम अपने पास रख लेते हैं, लेकिन वो दूसरे राज्य की भौगोलिक सीमा में होता। और इस प्रकार से रोजगार को जनरेट करना, क्योंकि राज्य सरकारों का कार्य रोजगार को जनरेट करना भी है। तो इसलिए प्रत्येक राज्य सरकार का ये मंतव्य रहता है कि वो सभी प्रकार के संसाधनों का उपयोग पावर स्टेशंस जो लगाएं वो अपनी भौगोलिक सीमा में लगाएं। इसलिए हमने वहाँ से उस डिस्टेंस तक कोल को ट्रांसपोर्ट बाय ट्रेन करने की कोशिश की जब तक कि वो राजस्थान में न पहुँच जाए। एक बार राजस्थान में आ गया तो उसके बाद हमने जहाँ नियरेस्ट, और चांस की बात ये थी कि राजस्थान में जहाँ से वो एंटर होता है उस एरिया में पानी की भी हमारे को अवेलेबिलिटी थी। इसलिए हमने राजस्थान में पहला पावर प्लांट था, स्टीम बेस्ड पावर प्लांट कोटा में लगाया। उसके बाद जब हमारे को आगे आवश्यकता हुई तो हमने छबड़ा में लगाया, क्योंकि उस टाइम अभी जो कोयला पूरा आता है वो कोटा बिना लाइन से आता है। तो कोटा बिना लाइन से आता है, तो अगर कोटा से जो छबड़ा थर्मल पावर स्टेशन लगाया, वो छबड़ा थर्मल पावर स्टेशन की डिस्टेंस करीब करीब 140 किलोमीटर के आसपास है। तो 140 किलोमीटर फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट और कम हो जाती। बाद में एक झालावाड़ में लगाया। तो हम अपन जो बात कर रहे हैं फिलहाल वो ट्रांसमिशन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। और यहाँ अपना जो उद्देश्य है वो कोल
पावर को ट्रांसपोर्ट करने की नीड क्या है? वो नीड इसलिए है क्योंकि पावर का उत्पादन किसी अन्य जगह पर होता है। अभी अगर हम सोलर पावर प्लांट की बात करें तो सारे राजस्थान के सोलर पावर प्लांट्स हैं वो मोस्टली कॉमर्शियल सोलर पावर प्लांट पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर और जैसलमेर में लगे हुए हैं। तो वहाँ से हमारे को पावर को लेकर आना है, क्योंकि सोलर पावर प्लांट को लगाने या विंड पावर मिल को लगाने के लिए जो पैरामीटर हैं वो उस क्षेत्र के द्वारा विशेष रूप से सूटेबल है। वहाँ लगाने में हमारे को ज़्यादा इफ़िशियंसी मिलती है, ज़्यादा उत्पादन मिलता है, तो हमने उनको वहाँ लगाया है। तो हम पुनः यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यही समझने की कोशिश करें कि बिजली को ट्रांसपोर्ट करने की या ट्रांसमिशन करने की आवश्यकता हमारी इसलिए क्योंकि उत्पादन केंद्र और उपभोक्ता में दूरी है। राजस्थान में पावर स्टेशन की अगर हम बात करें तो आज मान लीजिए कोटा में पावर स्टेशन है। इस कोटा की बिजली को जोधपुर भी पहुँचाना है, बाड़मेर भी पहुँचाना है, गंगानगर भी पहुँचाना है, चुरू भी पहुँचाना है। तो जब इसको पहुँचाना है तो हमारे को नेटवर्क की आवश्यकता पड़ती है। अब उसके बाद हमको इस नेटवर्क में और अन्य बातें जो हैं वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा बीच से समझ लें, क्योंकि हमारा जो जनरेशन वोल्टेज है वो जनरेशन वोल्टेज 11 kV पे है, या अधिकतम जनरेशन वोल्टेज अभी भारतवर्ष में हम काम में ले रहे हैं वो 15.7 kV काम में ले रहे हैं। लेकिन ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो ट्रांसमिशन जितने ज़्यादा वोल्टेज पे होगा उतना हमारे लिए एफिशिएंट रहेगा, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना हमारे लिए कॉस्ट कम हो जाएगी। यानी हम ट्रांसमिशन हायर वोल्टेज पे करना चाहते हैं। तो हम पहले जनरेशन 11, क्योंकि जैसे हमने आपसे कहा था कि हमने स्टेशन ट्रांसफार्मर लगाते हैं, स्टेशन ट्रांसफार्मर के माध्यम से हम 11 kV में अगर पावर जनरेट होती है तो उसको हम 220 kV, 132 kV या 400 kV तक स्टेप अप करते हैं, और स्टेप अप करने के बाद हम उसको ट्रांसमिट करते हैं। क्योंकि हम इसको डिटेल में अगले कुछ व्याख्यान में पढ़ेंगे कि वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा कंडक्टर की कॉस्ट उतनी कम होगी। ट्रांसमिशन के लिए जो कंडक्टर की आवश्यकता है वो उतना ही कम होगा, उसका वॉल्यूम कम होगा तो उसकी कॉस्ट कम होगी। साथ में वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा उतनी ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप कम होगा और ट्रांसमिशन लाइन की इफिशियंसी ज़्यादा होगी। यानी हम जनरेशन वोल्टेज को एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि जनरेशन वोल्टेज को अगर हम लिमिट एक 15.7 kV से ज़्यादा बढ़ाते हैं, पूरी दुनिया में भी अभी जो हाईएस्ट जनरेशन वोल्टेज है वो 33 kV है मात्र। तो जनरेशन वोल्टेज को हम इससे ज़्यादा इसलिए नहीं बढ़ा सकते कि जैसे जैसे जनरेशन वोल्टेज हम बढ़ाएंगे तो हमारे को मशीन की साइज़ बढ़ानी पड़ेगी, या उसी साइज़ की मशीन है, उसी साइज़ का जो जनरेटर है, उस जनरेटर में हैंडल करने में हमारे को काफ़ी असुविधा होती है, क्योंकि हमारे को इंसुलेशन की क्वालिटी को बढ़ाना पड़ता है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी भी मटेरियल की जो लागत है उसका जो विक्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य बिल्कुल अलग प्रकार की बात है, क्योंकि उसमें डिपेंड करता है कि बनाने वाला मैन्युफैक्चरर कितना उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करना चाहता है, कितना उसका लागत। पर लागत को जो डिसाइड करने वाले जो मुख्य रूप से जो दो पैरामीटर होते हैं इलेक्ट्रिकल मशीनरी में, वो कंडक्टर और सेकेंडरी इंसुलेशन। कंडक्टर की कॉस्ट बढ़ती है, लेकिन एक सर्टेन वोल्टेज के बाद कंडक्टर के कंपैरिजन में इंसुलेशन की कॉस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और उस इंसुलेशन की कॉस्ट तेज़ी से बढ़ने के कारण उसके बाद भी हम उसकी साइज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उसकी साइज़ बहुत अधिक बढ़ जाएगी। इसलिए हम 15.7 kV से ज़्यादा पे जनरेशन नहीं कर सकते, लेकिन ट्रांसमिशन हम हायर से हायर वोल्टेज पे करना चाहते हैं। उसके बाद ऐसा ट्रांसमिशन करके हम उसको उपभोक्ता के बहुत करीब तक ले जाते हैं, और उसके बाद फिर वहाँ से हम उसको स्टेप डाउन करके 33 kV के 132 kV या 220 kV से की ट्रांसमिशन लाइन से 132 kV या 220 kV या 400 kV के ग्रिड सब स्टेशन तक ले जाते हैं। उस ग्रिड सब स्टेशन से डिफरेंट 33 kV की जो सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन है, वो सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से ग्रिड सब स्टेशन को पहुंचाते हैं छोटे वाले 33 kV, जो अब राजस्थान सरकार ने प्रत्येक 3 गाँवों के ऊपर, ग्रामीण क्षेत्रों में 3 गाँवों के ऊपर एक वोल्टेज पावर फैक्टर और वोल्टेज इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत उन्होंने ये किया, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में वोल्टेज की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती थी। इस वोल्टेज की प्रॉब्लम होने के कारण इफ़िशियंसी कम मिलती थी, लॉसेज बहुत होते थे, और भी कई प्रकार की परेशानी होती थी। तो गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया कि हम हर 3 गाँव लोड के अकॉर्डिंग हम 3 गाँव में, हर 3 गाँव में एक 33 kV का सब स्टेशन बनाएंगे। तो उस प्रकार से वो जो ट्रांसमिशन में 132-220 kV के बाद हमने जो 33 kV का ग्रिड सब स्टेशन तक लाइन पहुंचाई है 33 kV से, और उस 33 kV के बाद फिर वहां से हर गांव के लिए अलग अलग 11 kV का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन निकालते हैं। उस प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को आगे जाके वहाँ फिर स्टेप डाउन करते हैं और उसको 415 वोल्टेज पे कर देते हैं 3 फेज़ में, और सिंगल फेज़ में 230 वोल्ट, तो वो डोमेस्टिक यूज़र के लिए
230 वोल्ट, और अदर कॉमर्शियल यूजर या कोई एग्रीकल्चर यूजर है उसको हम 3 फेज 415 वोल्ट पे सप्लाई कर देते हैं। तो आज के इस व्याख्यान का जो मुख्य उद्देश्य है वो मुख्य उद्देश्य ट्रांसमिशन नेटवर्क के सिंगल लाइन डायग्राम को समझना, और हमें ट्रांसमिशन की नीड क्या है, आवश्यकता क्या है, उसको समझना है। एक बार मैं पुनः इस डायग्राम की तरफ आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हम जनरेशन, ये 11 kV के लिए बनाया हुआ डायग्राम है। जैसा मैंने कहा आपसे कि 15.7 kV पे जनरेट कर रहे हैं तो वो उस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये 11 kV जनरेशन वोल्टेज है, जनरेटर है। उसके बाद इसको हमने स्टेप अप किया जो कि 132 kV तक ले जा सकते हैं उसको, या 220 kV हो सकता है, 400 kV हो सकता है। उसके बाद उसको आगे हम जितने डिस्टेंस पर हमारे को लेके जाना है, जैसे मान लीजिए मैं इस पूरे एग्जांपल को कोटा थर्मल पावर स्टेशन के साथ आपको रिलेट करने की कोशिश करूं कि कोटा थर्मल पावर स्टेशन से हमने 11 kV पर जनरेशन किया। उसके बाद उस ट्रांसमिशन लाइन हमने स्टेप अप करने के बाद हमारे को 220 kV की लाइन मिली। उस 220 kV वोल्टेज पर हमने उसको ट्रांसमिट किया। ट्रांसमिट करके हम उसको लेके जा रहे हैं जोधपुर तक। जोधपुर ले जाने के बाद हमने वहाँ उसको 220 kV ग्रिड सब स्टेशन तक उसको लिया। उसके बाद वहाँ हमने उसको स्टेप डाउन करके 33 kV की डिफरेंट लाइन से वहाँ डिफरेंट छोटी छोटी जो एरिया है उस एरिया को, या अन्य ग्रिड सब स्टेशन को 220 kV या 400 kV की ग्रिड स्टेशन, अन्य जो ग्रिड सब स्टेशन आजकल पॉलिसी का पार्ट हो गया है कि पूरे हर ज़िले में कम से कम एक जो ग्रिड सब स्टेशन है वो ग्रिड सब स्टेशन 132 kV का आवश्यक रूप से होगा। उसके बाद वहाँ से 33 kV में कन्वर्ट कर दिया। 33 kV के बाद अगेन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 11 kV का। 11 kV के बाद हमने उसको आगे लगातार स्टेप डाउन किया फिर अगेन, और 415 वोल्ट हमारे को मिल गया। इस तरीके से ये इसका डायग्राम है। और उसके बाद जो नीड की बात थी, तो नीड को मैं पुनः परिभाषित इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पावर का उत्पादन को डिसाइड करने वाले पैरामीटर कुछ अलग होते हैं। पावर को, बिजली को उत्पादन करने वाले केंद्र और उपभोक्ता के बीच में दूरी होती है। इस दूरी तक हमारे को बिजली को पहुंचाना होता है। यही हमारे पावर नेटवर्क की आवश्यकता होती है। और इस पूरे कार्य को करने के लिए जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स, मशीनरी की हमारी को आवश्यकता होती है। इसीलिए हमने उस पूरे पावर नेटवर्क में हमारे को जो आवश्यक चीज़ें, उसमें जनरेटर भी हमारे को चाहिए, हमारे को ट्रांसफार्मर भी चाहिए, हमारे को ट्रांसमिशन लाइन भी चाहिए, हमारे को प्रोटेक्टिव सर्किट भी चाहिए, हमारे को और अन्य जो सारी हमने पिछली स्लाइड में देखा था चाहिए। मुझे लगता है ये लेक्चर आपको पावर सिस्टम की नीड को समझने के लिए काफ़ी मददगार होगा। और उसके बाद अगले लेक्चर में हम आगे बाकी बात की बातें और पढ़ेंगे। धन्यवाद।